अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर साहब? मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी-अपनी फैमिलीज़ के साथ जहाँ भी होंगे, खुश-ओ-खुर्रम होंगे और महफूज़ होंगे। तो आज आप नॉवल क्रिएशन के प्लेटफ़ॉर्म पे सुनेंगे और पढ़ेंगे भी आयत नूर का लिखा हुआ नॉवल खाक हुए सब ख़्वाब। लास्ट एपिसोड में हमने पढ़ा था कि शाइना का भाई सारम उसको मिलने के लिए आता है, लेकिन गेट पे मौजूद चौकीदार उसको मिलने नहीं देता। वो उसके साथ बहुत बुरा सलूक करता है और शाइना भी एक नज़र ये सब कुछ देख रही होती है। अब हम इसे आगे पढ़ेंगे। शाइना का दिल चाहा भागकर अपने भाई के पास चली जाए, इसके कंधे पर सर रख कर रोए। ज़ारों की तार, बेहद हिसाब, लेकिन किस मोड़ पे ले आई थी ज़िंदगी कि अपने भाई से मिलना तो दूर, देखने तक की इजाज़त ना थी इसे। शाइना की आंखें भीगने लगी थीं, अपनी बेबसी देखकर, भाई की तड़प देखकर। तभी सारम की निगाह भी इस पर पड़ी थी और वो जो ये समझता था कि अपनी गुड़िया को एक नज़र देखकर दिल की प्यास बुझ जाएगी, इसका हाल देखकर तड़प मज़ीद बढ़ी थी। तशनगी में मज़ीद इज़ाफ़ा हुआ था। शाइना के चेहरे पर लगे ज़ख्म देखकर वो अज़ियत से दोहरा होता चला गया। गेट कीपर ने अंदर जाकर गेट बंद कर दिया। सारम भागकर गेट तक आया था। गुड़िया! वो बेबसी से चिल्लाते हुए रो पड़ा। दोनों हाथों से सलाखों को थामे वो भीगती आंखों से इसे देखता रो रहा था। शाइना के दिल को कुछ हुआ। बेबसी की इंतहा पर जाकर वो रुख मोड़ गई थी कि खुद पर गुजरी हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन भाई को इस हाल में कैसे देखती। रुख मोड़े कांपते हाथों से दरवाजे को थाम कर इसका सहारा लेते हुए वो अंदर जाने लगी थी, जब किसी की गर्जदार आवाज़ पर थम गई। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी हवेली के करीब आने की? किसकी इजाज़त से यहाँ तक आए हो तुम? सैफ ने ना जाने किस वक्त वहाँ आया था। शाइना मुड़ी तो सामने का मंजर देखकर करब से आंखें मींच ली। सैफ सारम का गिरेबान पकड़े खूंखार अंदाज में इसे घूर रहा था, जबकि सारम वो तो इसकी तरफ मुतवज्जो ही ना था। इसकी नज़रें तो अपनी लाडली बहन के जख्मी चेहरे पर ही जमी थी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, अगर आइंदा इस हवेली के आसपास भी पटके तो अपनी टांगों पर वापस नहीं जा सकोगे तुम। नफरत से इसे धक्का दिया था सैफ ने। सारा मुंह के बल गिरा था, कपड़े मिट्टी में लुथड़े गए थे, लेकिन वो फिर भी शाइना को ही देख रहा था, जो भाई के गिरने पर तड़प कर आगे बढ़ी, लेकिन सैफ को देखकर फिर रुक गई, क्योंकि सैफ अब इसे ही घूर रहा था। फिर दरवाज़ा खोलकर वो तेज तेज कदमों से इसकी तरफ बढ़ने लगा। गेट कीपर ने सारम को उठाया और धक्के देकर इसे गेट से दूर ले गया। सैफ ने शाइना के करीब आते ही तैश से इसे बालों से पकड़ा। क्या लेने आई हो तुम यहाँ? जानती हो ना वनी के असूल, फिर क्यों आई थी इसके सामने? शाइना ने रोते हुए इसके हाथ से अपने बाल छुड़ाने चाहे। बताओ, तुमने बुलाया था इसे यहाँ? कितनी बार आ चुका है वो तुमसे मिलने? कब से चल रहा है ये सब? हमारी आंखों में धूल झोंक रही हो तुम। उसने उल्टे हाथ का थप्पड़ रसीद किया था इसे और इसका बाजू पकड़कर मड़ोड़ा। शाइना के मुंह से चीख निकली थी। तभी यूसुफ हवेली के गेट से अंदर दाखिल हुआ। एक पल को सामने का मंजर देखकर चकरा कर रह गया था वो। लब सख्ती से भींचे, बमुश्किल खुद को कंट्रोल करता वो इनकी तरफ बढ़ने लगा। अगर दोबारा ऐसा कुछ देखा तो जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा तुम्हें, समझी? एक हाथ से इसका बाजू मड़ोड़ रखा था और दूसरे हाथ से इसकी थोड़ी दबोची। शाइना ने ज़ब्त करते हुए आंखें सख्ती से मींची। यूं लग रहा था जैसे बाजू टूट जाएगा। सैफ, छोड़ो इसे। करीब से गोया कोई आवाज़ उभरी थी। शाइना ने आंखें खोली। यूसुफ खड़ा था, इनसे कुछ फासले पर। शाइना की तरफ एक नज़र डाले बगैर वो सैफ से मुखातिब था। सैफ हैरान हुआ इसकी बात पर। यूसुफ, ये लड़की। उसने कुछ कहना चाहा था, लेकिन यूसुफ के चेहरे पर उभरते सख्त तासरात देखकर रुक गया। सैफ, कहा ना, छोड़ दो इसे। बेतासुर लहजे में कहा था उसने, अंदाज दो टोक था। सैफ ने लब भींचते हुए शाइना को जोर से धक्का देते हुए छोड़ दिया। शाइना लड़खड़ाई थी, यूसुफ से टकराकर जमीन बोस होने वाली थी, जब यूसुफ ने इसका हाथ थाम कर इसे गिरने से बचाया। सैफ ने सुलगती नजरों से ये मंजर देखा। वो संभल गई और हैरान नजरों से यूसुफ को देखने लगी। यूसुफ ने नजर झुकाकर अपने हाथ में मौजूद इसके हाथ को देखा। बाबा जान के भारी जूतों तले
कुचला गया जख्मी हाथ, छिली हुई उंगलियां, इसकी आंखों में मिर्चें सी भरने लगी। खुद पर जब्त करते हुए अगले ही पल यूसुफ ने इसका हाथ छोड़ दिया। शाइना पर एक टिक इसके चेहरे को देख रही थी। सफ़ेद कुर्ते शलवार में मलबूस हैसल ग्रीन आंखें, पेशानी पर बिखरे बाल, चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी जो इसकी सफ़ेद रंगत पर बहुत जच रही थी। लेकिन कुछ तो था जो अजीब था, बहुत अजीब। शादी के इस एक साल में आज पहली बार शाइना ने इसे अपने करीब इतने गौर से देखा था और इसे लगा जैसे उसने पहले भी ये चेहरा देख रखा है। लेकिन कहाँ? वो उलझी। बावजूद कोशिश के उसे याद न आया। यूसुफ ने इसे खुद को बगौर देखते पाया तो रुख मोड़ गया, फिर लंबे लंबे डग भरता अंदर चला गया, जबकि सैफ वो शाइना को शोलाबार निगाहों से तकता गुस्से से फिर हवेली से चला गया। गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने वाली थी। 3 दिन बाद शाइना को वापस शहर चले जाना था। वो उदास थी अभी से। ना जाने और कितना अरसा इसे घर वालों से दूर रहना था। पढ़ाई का शौक तो था, लेकिन अपनी फैमिली के बिना वहाँ तन्हा रहना किसी अजाब से कम ना था। घर वाले ख़ास तौर पर भाभी और सारम इसे ताकत के नाम से छेड़ते रहते और वो भी इसके हवाले से ख्वाब सजाने लगी थी। इसका दिल भी धड़क उठता ताकत के नाम से ही। जब एक लड़की किसी के नाम से मंसूब हो जाए तो आंखें खुद ब खुद इसके ख्वाब सजाने लगती हैं। वो भी तो नाजुक परी थी, खूबसूरत दिल की मालिक, जिसमें कुछ उमंगें भरी थी, चाहे जाने की ख्वाहिश भरी थी। अपने हमसफ़र के ख्वाब सजे थे और रिश्ता तय होने और मंगनी हो जाने के बाद उसने ताहिर को ही अपनी ज़िंदगी के साथी के तौर पर सोचा था। बेखबर थी, नहीं जानती थी कि ज़िंदगी इसके लिए क्या फ़ैसला किए बैठी है। आज इनके गांव का मेला था और उसने ख़ास तौर पर इस मेले के लिए अपने ग्रुप की दोनों दोस्तों परीशे और लारैब को इनवाइट किया था। एक रोज़ पहले ही परीशे और लारैब आ चुकी थी इनकी हवेली और हवेली के मकीनों के अखलाक और रहन सहन से बहुत मुतासिर हुई थी। ख़ास तौर पर शाइना के लिए सबकी मोहब्बत, सबका जुनून देखकर इन्हें रश्क आ रहा था शाइना की किस्मत पर, जो इतनी मोहब्बतों की बिला शिरकत गैर मालिक थी। बाबा जान और भाई से वो पहले ही इजाज़त ले चुकी थी मेले में जाने की। अकेले तो शायद इससे इजाज़त ना मिलती, लेकिन अब इसकी दोनों फ्रेंड्स के आने की वजह से मुश्किल से ही सही, लेकिन इस मेले में जाने की इजाज़त मिल चुकी थी। वो इस वक्त ग्रीन और ऑरेंज इम्तजाज का खूबसूरत लॉन का सूट जेब तन किए, हम रंग दुपट्टा सर पर ओढ़े, परीशे और लारैब के हमरा इस जगह जा रही थी जहाँ मेला सजा था। इनके गांव से बाहर निकलकर एक बहुत बड़ा मैदान था जहाँ हर साल बहुत बड़ा मेला होता। शाइना को बहुत इश्तियाक था मेला देखने का, लेकिन इजाज़त ना मिलती कि वहाँ मर्द बहुत ज़्यादा होते थे और इसके बाप भाइयों की गैरत गवारा ना करती थी कि कोई मर्द गलत निगाह से इनकी गुड़िया को देखे। लेकिन आज इन्हें इजाज़त देनी ही पड़ी थी। साथ ही संभल कर जाने और जल्द वापस आने की ताकीद भी की गई थी। शाइना बहुत खुश थी, बिलाखिर आज इजाज़त मिल ही गई। बहुत पुरजोश थी वो वहाँ जाने को। यूं ही खुशगपियों में मसरूफ़ वही तीनों मेले में पहुंच गई। शाइना बच्चों के से इश्तियाक से सब कुछ देख रही थी। लारैब और परीशे का भी हाल कुछ मुख्तलिफ ना था। शहर की ज़िंदगी से उकता गई थी वो। पहली बार किसी गांव में जाकर मेला देखने का इत्तेफाक हुआ था, इसलिए वो दोनों भी खुश थीं। उन्होंने झूले भी लिए। लारैब बहुत डरपोक थी। झूले में बैठते हुए वो चीख रही थी, लेकिन शाइना और परीशे ने इसे खींचकर अपने साथ ही बिठाया। और फिर वो थी और इसकी चीखें। परीशे और शाइना इसकी हालत पर हंस हंस कर बेहाल हो रही थीं। बिलाखिर इस पर तरस खाकर उन्होंने झूला रुकवाया और नीचे उतर गईं। लारैब को चक्कर आ रहे थे। इसे एक जानिब बिठाकर शाइना एक तरफ लगे ठेले से शरबत के गिलास लेकर आई और इन्हें दिए। कुछ देर बाद लारैब की तबीयत संभली तो वो लोग फिर आगे बढ़ गए। एक तरफ गोलगप्पों का ठेला देखकर शाइना बेकाबू होती इन्हें खींचकर इस तरफ ले गई। वो दोनों जानती थी कि शाइना पागल है गोलगप्पों के लिए, और अब वो तीनों एक दूसरे के साथ शरारतें करती हंसती मुस्कुराती गोलगप्पे खा रही थी, इस बात से बेखबर कि दूर किसी की नज़रें इन्हीं पर जमी थी।
जो मुसलसल इनका पीछा कर रही थी। जब से वो तीनों मेले की जगह पर दाखिल हुई, तब से। गोलगप्पे खाने के बाद वहाँ रकम अदा की और शाइना इन्हें लिए आगे बढ़ गई। अब जब आने का मौका मिल ही गया था, तो वो जल्दी वापस क्यों जाती? अच्छी तरह इस मौके का फ़ायदा तो उठाना था ना इन्हें। हँसती खिलखिलाती ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाती वो जा रही थी, जब एक जगह रुक गई। लारैब और परीशे जो इसके साथ चल रही थी, इसे रुकते देख कर रुक गईं और इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा, जहाँ चूड़ियों का स्टॉल लगा था। शाइना बेखुद सी होती स्टॉल की जानिब बढ़ी। वो दोनों भी इसी के साथ ही चली आईं। वो कांच की चूड़ियाँ थीं, मुख्तलिफ रंगों की। शाइना ने सामने लटके चूड़ियों के गुच्छों पर हाथ फेरा। तुम्हें पता है परीशे, मुझे कांच की चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। वो खोए खोए से लहजे में बोल रही थी। परीशी और लारैब ने इसके चेहरे पर उभरते खूबसूरत रंगों को देखा, जो इसे मज़ीद हसीन बना रहे थे। पूछो क्यों? वो कह रही थी। क्यों? परीशे की बजाय लारैब ने पूछा। दोनों मुस्कुराती हुई इसकी तरफ देख रही थी। मैंने बहुत सी जगहों पर यह सीन देखा, फिल्मों ड्रामों में, जहाँ हीरो अपने हाथों से हीरोइन को चूड़ियाँ पहनाता है, कांच की चूड़ियाँ। मैं सोचती हूँ, कितने खूबसूरत लम्हात होंगे ना वो, जब मेरा हमसफ़र खुद अपने हाथों से मेरी कलाइयों में चूड़ियाँ पहनाएगा, मेरी कलाइयों को सजाएगा। वो किसी और ही देश में पहुंची हुई थी, जब स्टॉल का मालिक सवालिया नज़रों से इन्हें देख रहा था। अहम अहम मैडम, होश में आइए। आप इस वक्त अपने हमसफ़र के साथ नहीं, हमारे साथ खड़ी हैं। मेले में, लोगों के रश में, परीशे ने इसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। शाइना चौंकी, फिर होश में आते हुए झींप सी गई। भैया, ये चूड़ियाँ कितने की हैं? उसने सुर्ख और सब्ज रंग की कांच की चूड़ियों पर हाथ रख कर पूछा। फिर वो चूड़ियाँ खरीद कर वहीं खड़े खड़े पहनने लगी। मैं पहना दूँ? वो दुकानदार ने पेशकश की थी। बहुत शुक्रिया, मेरे अपने हाथ सलामत हैं। शाइना ने इसे घूरी से नवाजा। तल्ख लहजे में कहते हुए वो फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गई। चूड़ियों को हाथ में पहने वो जोर लगा रही थी, इन्हें कलाई तक ले जाने के लिए। तभी दूसरी जानिब से कोई एकदम इसके सामने आया और इसकी कलाई थाम ली। हाथ को क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हो सोनियो? लाओ, हम पहना देते हैं चूड़ियाँ। खबासत भरी आवाज़ उभरी थी। शाइना ने झटके से सर उठाया। सामने मौजूद शख्स को देखकर गुस्से से इसका चेहरा सुर्ख हुआ था, लेकिन इस शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, शैतानी मुस्कुराहट। आंखों में अजीब सी चमक लिए वो इसके चेहरे को ही देख रहा था। शाइना का हाथ अभी तक इसके हाथ में था। शाइना ने अपना हाथ खींचकर इसकी गिरफ्त से छुड़ाना चाहा, लेकिन नाकाम रहा। वो अब इसका हाथ थामे चूड़ियाँ पहना रहा था। हाथ छोड़ो मेरा। गुस्से से शाइना की आवाज़ कांपने लगी, जबकि परीशे और लारैब हैरान परेशान सिचुएशन समझने की कोशिश कर रही थी। यहाँ इतना रश ना था, इसलिए कोई इनकी जानिब मतवज्जो ना था। दुकानदार ने एक बार इन्हें देखा ज़रूर था, लेकिन इनके हाथों में बंदूकें देखकर नज़रें चुराकर अपने काम में मसरूफ़ हो गया, जैसे कुछ देखा ही ना हो। छोड़ने के लिए तो नहीं पकड़ा, आखिर हक बनता है हमारा ये हाथ पकड़ने का। बहुत जल्द ये हाथ हमेशा के लिए हमारे हाथ में आ जाएगा। कहते हुए उसने शाइना की दूसरी कलाई थामी और सुर्ख चूड़ियाँ ज़बरदस्ती इसकी कलाई में पहनाने लगा, जबकि वो मुसलसल जोर आजमाई कर रही थी हाथ छुड़ाने के लिए। अपनी बेबसी पर आंखों में आंसू आए थे। ये भूल है तुम्हारी, तुम क्या समझते हो? इस तरह की घटिया हरकतें करके अपने इन पालतू कुत्तों को बंदूकों के साथ मेरे सामने लाकर मुझे डरा लोगे? भूल है ये तुम्हारी। शाइना तनफ़्फ़ुर से खोया हुई। वो इसकी दोनों कलाइयों में चूड़ियाँ पहना चुका था, लेकिन हाथ अभी भी न छोड़ा था। बहुत गौर से इसकी गोरी कलाइयों में सजी सब्ज़ और सुर्ख चूड़ियाँ देख रहा था। भूल हमारी नहीं, तुम्हारी है शाइना अब्दुल रहमान, कि तुम मीर ताहिर की दुल्हन बन सकोगी, जिसके ख्वाब आजकल तुम्हारी इन आंखों में सज रहे हैं। इन ख्वाबों को नोच कर फेंक दो, यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए, वरना हम तुम्हारी ये आंखें नोच लेंगे। तुम जानती नहीं हो हमें,
میر سیف بختاور ہیں ہم، جو چیز ہمیں پسند آ جائے اس پر ہمارا حق ہوتا ہے، صرف ہمارا، اور تم چھا گئی ہو اس دل پہ، پاگل ہو چکے ہیں ہم تمہارے لیے، اور اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا تمہیں اپنا بنانے سے، دلہن تو تم ہماری بنو گی، اپنی خوشی سے یا زبردستی، مرضی تمہاری ہے، تمہیں پانے کے لیے ہر حد سے گزر جائیں گے ہم، یہ یاد رکھنا۔ سخت لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ کی 2 انگلیوں سے شائنا کے رخسار کو چھوا اور پھر وہی 2 انگلیاں اپنے لبوں سے لگائی۔ شائنا کو گھن آئی اس کے گھٹیا پن سے، نفرت سے منہ موڑ لیا تھا اس نے۔ میر سیف بختاور نے استزائیہ مسکراہٹ لیے اس کے چہرے کو دیکھا۔ بہت جلد ملیں گے، ایک نئے روپ میں، ایک نئے رشتے کے ساتھ، کہتے ہوئے اس نے آنکھ دبائی، پھر اس کا ہاتھ چھوڑ کر اپنے ساتھیوں کو لیے چلا گیا۔ شائنا نے بھرائی آنکھوں سے اپنی کلائیوں کو دیکھا، پھر لاریب اور پریشے کو جو حیران اور سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے غصے سے ایک طرف موجود بڑے سے پتھر پر اپنی کلائیوں کو مارا، چھن سے چوڑیاں ٹوٹی، کچھ اس کی کلائی کو زخمی کر گئی، جو چوڑیاں باقی بچی تھی انہیں شائنا نے زور زور سے کھینچ کر توڑ دیا، اور آنسو صاف کرتی تیزی سے وہاں سے بھاگتی ہوئی نکل گئی۔ پریشی اور لاریب بھی اس کے پیچھے بھاگی تھی، ابھی کچھ دیر پہلے وہ کتنی خوش تھیں، اور اب وہ رو رہی تھیں۔ کئی لوگوں نے اسے یوں روتے ہوئے دیکھا، لیکن وجہ کسی کو معلوم نہ تھی۔ شائنا، شائنا رکو پلیز، لاریب نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا، جس کی کلائیوں سے ابھی بھی خون بہہ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو۔ کیا ہوا ہے یار؟ کون تھا یہ؟ کیا بکواس کر رہا تھا؟ پریشے نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پریشے، ویٹ یار۔ شائنا ادھر دیکھو میری طرف، چپ، بالکل چپ، رونا نہیں، خاموش ہو جاؤ۔ لاریب نے اس کے رخساروں پر بہتے شفاف موتیوں کو صاف کیا، اس کا وجود لرز رہا تھا۔ یار پلیز چپ ہو جاؤ، ایسے رونے سے کیا ہوگا، ہمیں بتاؤ کیا پرابلم ہے؟ کون تھا وہ؟ لاریب دوبارہ اس سے مخاطب ہوئی۔ پریشے بھی پریشان صورت لیے اسے تک رہی تھی۔ وہ میر بختاور کا بیٹا ہے، ساتھ والے گاؤں سے ہماری اور ان کے خاندان کی دشمنی چل رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے۔ خود کو سنبھالتے ہوئے شائنا نے انہیں بتانا شروع کیا، وہ سب جو کسی اور کو نہ بتایا تھا، وہ سب جو اپنے دل میں چھپائی بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تھا کہیں، پتہ نہیں کہاں، تب سے پیچھے پڑا ہے۔ جب سے گاؤں آئی ہوں 3-4 بار یوں ہی میرے راستے میں آیا، مجھے دھمکاتا ہے کہ مجھے حاصل کر کے رہے گا، وغیرہ وغیرہ۔ شائنا نے اپنی زخمی کلائی کو دیکھا۔ تو تم نے گھر میں سے کسی کو نہیں بتایا اس کی حرکتوں کا؟ پریشے نے ہاتھ میں موجود ٹشو سے اس کی کلائیوں سے خون صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا کہتی میں گھر والوں سے؟ کیا بتاتی انہیں؟ تم نہیں جانتی ہماری دشمنی کس نوعیت کی ہے۔ دونوں خاندان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں لڑائی کا، اس لیے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ بابا اور بھائی کو پتہ چلا تو وہ اسے جان سے مار دیں گے، اور اس کے بعد پنچایت کے فیصلے۔ میں نہیں چاہتی میری وجہ سے میرے گھر والے کس مصیبت میں مبتلا ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کوئی خون خرابہ ہو، اس لیے نہیں بتایا۔ سوچا مجھے تو جلدی ہی واپس چلے جانا ہے تو یہ معاملہ یہیں ختم ہو جائے گا، لیکن اس کی بدتمیزیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ آنسو پھر ابلنے لگے تھے، وہ دونوں بھی پریشان ہو اٹھی۔ اچھا بس، ٹینشن نہیں لو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اب رونا نہیں ہے، بس چپ۔ پریشے نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا، شکر کہ وہاں کوئی تھا نہیں، سب لوگ اس وقت میلے میں تھے تو یہ گلی سنسان تھی۔ کچھ دیر بعد شائنا کی حالت سنبھلی۔ 3 دن رہ کے ہیں، پھر مجھے ہاسٹل چلے جانا ہے، تم دونوں وعدہ کرو اس واقعے کا ذکر کسی سے نہیں کرو گی، میرے گھر والوں کے بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے اس سب کی، میں انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی، وہ مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے ان سے وعدہ لے رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں بتائیں گے کسی کو، تم بھی سنبھالو خود کو، تمہاری یہ حالت دیکھ کر گھر والے مشکوک ہو جائیں گے،
लारैब ने इसके बिखरे बाल संवारे। परीशे के हाथ में पानी की बोतल थी, जो उसने शाइना की जानिब बढ़ाई। शाइना ने मुंह पर पानी के छींटे मारे, फिर दुपट्टे के एक कोने से चेहरा खुश्क किया। दुपट्टा अच्छी तरह सर पर ओढ़ा और वो तीनों हवेली की जानिब बढ़ गईं। वो शहर वापस आ चुकी थी। तमाम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज रीओपन हो चुके थे और फिर से वही लगी बंधी रूटीन चल निकली थी। जब से शाइना पर्ल्स ग्रुप का हिस्सा बनी थी, लकी इनके ग्रुप से निकल गया था। ख़ास तौर पर तब से जब से उसने शाइना को खेतों में देखा था और इसे मालूम हुआ था कि शाइना मीर अब्दुल रहमान की बेटी है। वो सबसे दूर रहने लगा था। अरमान से इसकी ज़्यादा दोस्ती थी और वो अरमान से भी तभी मिलता जब वो ग्रुप से अलग होता। अरमान इसके दिल की हालत जानता था। इसकी धड़कन जिस लय पर धड़कने लगी थी, अरमान इससे बाखबर था, क्योंकि लकी का छुप छुप कर शाइना को देखना इससे छुपा नहीं रह सका था। लकी खुद को हशाश बशाश रखने की कोशिश करता था, लेकिन बेहतरीन दोस्त तो अंदर तक का हाल पढ़ लेते हैं। अरमान भी इसकी उदासी भांप गया था। वो खूबसूरत जज्बा जो अभी पंपने ही लगा था, वो दुनिया का हसीन तरीन एहसास जो इस खूबसूरत नौजवान के सीने में सर उठाने लगा था, वो वहीं कहीं मुरझा सा गया था। इसके लब अभी तो मुस्कुराना सीख ही रहे थे, लेकिन ये हकीकत इसे फिर से संजीदगी की खौल में कैद कर गई। वो शाइना से कतराने लगा, इसके सामने आने से झिझकने लगा। न जाने क्यों, बुज़दिल नहीं था वो, डरता नहीं था किसी से, लेकिन वो खुद को और शाइना को इस आजमाइश में डालने का मुतहम्मिल ना था। अपने इलाके की रवायात को अच्छी तरह जानता था, मोहब्बत के अंजाम से बेखबर ना था। वैसे भी अगर वहाँ ये रवायात ना भी होती, तब भी इन दोनों ख़ानदानों के दरमियान जो दुश्मनी चल रही थी, तो शाइना और लकी का मिलना नामुमकिन था, कतई नामुमकिन। इन दोनों के घर वाले इन्हें जिंदा दफन तो कर देंगे, लेकिन कभी इस रिश्ते के लिए राज़ी ना होंगे। इसीलिए उसने इजहार नहीं किया शाइना से, इसे अपने जज्बात नहीं बताए कि खुद तो इसे मोहब्बत की आग में जलना ही था। मोहब्बत का जो जुर्म इसके दिल से सरजद हुआ, इसकी सज़ा तो इसे मिलनी ही थी, लेकिन इस मासूम लड़की की क्यों वो बिला वजह इस जहन्नुम में धकेलता। और फिर कुछ अर्सा पहले इसकी मंगनी भी तो हो चुकी थी इसके तायाजाद से, और जाहिर सी बात है उसने कुछ ख्वाब सजाए होंगे इस लड़के के लिए। जब भी अपने हमसफ़र का ख्याल ज़हन के पर्दे पर दस्तक देता होगा, तो खुद ब खुद इस लड़के का चेहरा आंखों में अक्स बनकर उभरता होगा, तो वो कैसे अपनी खुशी के लिए इसके ख्वाब तोड़ दे, इसकी खुशियाँ छीन ले। इस राह में तो अज़ियत ही अज़ियत थी, इसलिए उसने फ़ैसला किया था वो इसके लिए अज़ियत का बाइस नहीं बनेगा, कभी इससे अपने दिल की बात नहीं कहेगा। इसकी मोहब्बत यकतरफ़ा है और यकतरफ़ा ही रहेगी। शायद यही नसीब का लिखा है, लेकिन इस बात से बेखबर था वो कि वो जो ऊपर बैठा है ना, सबका मालिक, सबका परवरदिगार, इसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं। मुमकिन या नामुमकिन के झमेले सिर्फ इंसानों के लिए हैं, जिनमें वो उलझता है। इस पाकज़ात को तो सिर्फ कुन कहना है, और पलक झपकते ही नामुमकिन भी मुमकिन में तब्दील हो जाता है। बेशक वो जो चाहे करने पर कादिर है। आज इसका बर्थडे था, लेकिन न जाने क्यों आज इस कसलमंदी सी थी। यूं नहीं जाने को दिल नहीं चाह रहा था। पहले हर बर्थडे हवेली में गुजरता इसका, और अपनों के साथ गुजरा हर जन्मदिन इसके लिए यादगार होता। इस दिन इसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती। तीनों भाई, माँ जी, बाबा जान इस दिन इसके साथ ही रहते, और वह इनसे गिफ्ट्स के नाम पे खूब गिफ्ट बटोरती। हवेली में इसका कमरा भरा पड़ा था इन गिफ्ट्स से, लेकिन इस बार वो हवेली नहीं जा सकी थी, क्योंकि इसका बर्थडे बुध को था इस बार। काश बर्थडे इतवार को होता। मुंह बसोरती बुड़बुड़ाती हुई वो बिस्तर से उठी, खुले बालों को जोड़े में लपेटा, स्लीपर्स पहने ढीले कदमों से वॉशरूम की जानिब बढ़ी। वाइट ट्राउज़र में घुटनों तक जाती पर्पल कमीज के साथ वाइट दुपट्टा सलीके से कंधों पर जमाते हुए वो यूनी में दाखिल हुई और ग्राउंड की तरफ बढ़ी ताकि अपने ग्रुप तक जा सके। जब एकदम ठठक कर रुकी, अचंभे से इसकी आंखें सिकुड़ी।
सामने यूनी की बिल्डिंग के साथ एक बोर्ड रखा गया था, जो साइज़ में काफ़ी बड़ा था और इस पर शाइना का चेहरा पेंट किया गया था और इतने खूबसूरत तरीके से पेंट हुआ था कि किसी की तस्वीर का गुमां होता। इसके साथ खूबसूरत रंगों के इम्तजाज से हैप्पी बर्थडे लिखा गया था। शाइना मसहूर सी चलती हुई इस बोर्ड तक आई। खिलाफ मामूल आज यूनी है। ग्राउंड में कोई भी नज़र ना आ रहा था। सन्नाटा यूं था जैसे कोई यहाँ मौजूद ही नहीं। शाइना बेखुद सी इस पेंटिंग को देख रही थी। तभी इसे एहसास ही नहीं हुआ कि यूनी के स्टूडेंट्स इसकी पुश्त पर कुछ फासले पर आकर खड़े हुए। सबसे आगे इनका अपना पल्स ग्रुप था। वो चूंकि तब जब सब मिलकर एक आवाज़ होकर हैप्पी बर्थडे गुनगुनाने लगे। साथ ही हल्की हल्की क्लैपिंग भी जारी थी। शाइना ने मुड़कर देखा और फिर इसका चेहरा किसी कोसो कज़ा की मानिंद मुख्तलिफ रंगों से सज गया। खुशी, हैरत, बेयकीनी कि कुछ नहीं था इसके अंदाज में। मुंह पे हाथ रख के अभी भी वो बेयकीन सी खड़ी थी। क्या हुआ? ऐसे हक्का बक्का क्यों खड़ी हो? परीशी और लारैब हंसती हुई इसके करीब आई और इसे गले से मिली। मुझे यकीन नहीं आ रहा इतना सब कुछ मेरे लिए। ये ये पेंटिंग, इट्स अमेजिंग। खुशी और एक्साइटमेंट की वजह से इससे बोलना मुहाल होने लगा था। अभी तो और बहुत कुछ बाकी है मेरी जान। वेट एंड वॉच। लारैब ने आंख दबाई। तभी अरमान पीछे से एक ट्रॉली घसीटता हुआ लाया, जिस पर खूबसूरत सा केक सजा था। चलो बर्थडे गर्ल, केक काटो जल्दी। शाबाश। अरमान ने छुरी इसे थमाई। शाइना इसकी बात पर मुस्कुराई और छुरी थाम ली। एक नज़र अपने इर्द गिर्द मौजूद जमे गफीर पर डाली। बिलाशुबा यूनी में इस अंदाज में कभी किसी का बर्थडे ना मनाया गया था, लेकिन शाइना को ये एहसास हासिल हुआ था कि इसके जन्मदिन पर सारी यूनी के स्टूडेंट्स मौजूद थे, जिसकी एक वजह शाइना का अच्छा इखलाक था, तो दूसरी वजह एक ऐसा शख्स था पूरी यूनी जिसकी फ़ैन थी। लड़के हों या लड़कियां, सब इस पर मरते, इसका एहतराम करते, लेकिन वो सिर्फ एक वजूद से मोहब्बत करता था। एक ही लड़की थी जो इसके दिल पर दस्तरस हासिल करने में कामयाब हुई थी और इसका बर्थडे वो यादगार बनाना चाहता था। लेकिन अफसोस वो लड़की इस बात से बेखबर थी कि वो किसी की बेपनाह चाहतों की अकलौती वारिस है। अरमान ने अपनी दाई जानिब बहुत से स्टूडेंट्स के पीछे खड़े लकी पे नज़र डाली और इसे इशारे से अपने करीब आने का कहा, लेकिन नफ़ी में हालाते इनकार कर दिया था। वो आज भी इसके सामने नहीं आना चाहता था कि इसके करीब जाने पर कहीं इसका दिल इससे बगावत ना कर बैठे, कहीं वो खुद से किया वादा ना तोड़ बैठे। इसलिए दूर से ही शाइना के चेहरे पर उभरते मुख्तलिफ रंगों को देखता रहा। अलबत्ता उसने अपना कैमरा अरमान के हवाले कर दिया था कि अरमान इसमें शाइना की कुछ तस्वीरें ले सके। वो नहीं मिल सकती थी तो क्या हुआ? वो इसे तस्वीरों में तो देख पाएगा ना। वो हमने तुम्हें चाहा मगर तुम्हें पाने की चाहत न की अमली तस्वीर था वो। केक काटने के बाद सब अपनी अपनी क्लासेस में चले गए। पल्स ग्रुप के बाकी सब मेंबर्स शाइना से सीनियर थे, इसलिए शाइना अपनी क्लास में अकेली होती। प्रोफेसर अभी क्लास में नहीं आए थे। इक्का दुक्का स्टूडेंट्स मौजूद थे। शाइना मुस्कुराती हुई अपनी सीट पर आई। बिलाशुबा ये सरप्राइज़ इसे बहुत पसंद आया था। सुबह वो जितनी उदास थी, अब मूड इतना ही खुशगवार हो चुका था। इतनी मोहब्बतें पाने पर सरशार थी वो। उसने टेबल पर बैग रखा ही था कि एकदम रुकी। इसकी सीट पर सुर्ख गुलाब और लिली से सजा बुके पड़ा था। वो ज़रा हैरान सी आगे बढ़ी और बुके उठाया। पर्ल ग्रुप इसे गिफ्ट्स दे चुका था। फिर भला ये किसकी तरफ से हैं? उसने सोचते हुए बुके उलट पुलट कर देखा। कोई चिट, कोई कार्ड, कुछ भी तो ना था इसमें। शाइना उलझी। तभी इसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। शाइना ने एक हाथ में बुके थामे, दूसरे हाथ से टेबल पर मौजूद सेल फोन पकड़ा। स्क्रीन रोशन की। किसी अनजान नंबर से मैसेज था। शाइना ने मैसेज ओपन किया। फूल सी नाजुक लड़की के लिए इसके जन्मदिन पर फूलों का तोहफा, इस शख्स की तरफ से जिसके दिल की वो मालिक बन बैठी है और अपनी ही मलकियत से बेखबर है। शायद ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से पहला और आखिरी गिफ्ट होगा। एक
حقیر سا نذرانہ، ہو سکے تو قبولیت کا شرف بخش دینا اسے، سامنے نہیں آنا چاہتا، ڈرتا ہوں، اظہار محبت نہیں کرنا چاہتا، خوف زدہ ہوں، تمہارے انکار سے بھی، تمہارے اقرار سے بھی، تمہارا انکار میں برداشت نہ کر پاؤں گا اور تمہارا اقرار زمانہ برداشت نہ کر سکے گا۔ اسی لیے اب یہی قصد کیا ہے، خاموشی سے تمہیں میں چاہوں گا، اس چاہت میں میں مر جاؤں گا، پر سامنے میں نہ آؤں گا، نہ پیار کبھی جتلاؤں گا، تیری عزت دل میں یوں ہے نہ، بدنام تجھے کر پاؤں گا، چپ چاپ یوں ہی رہ جاؤں گا، قسمت سے مات میں کھاؤں گا۔ فرام وائی